गुड मॉर्निंग। चलिए, आज राहु और केतु को इस तरह से समझेंगे कि आपका इनको लेके नजरिया बदल जाएगा। ये जो टॉपिक है, ये क्यों उठाया है? क्योंकि राहु और केतु के बारे में आपको इतने मतभेद मिलते हैं, हमारे नहीं, महर्षि पराशर, महर्षि वरामिहिर और बाकी लोगों के। इन दो के बारे में कई तरह के मतभेद आपको दिखाई देंगे और इसलिए हमने आज का टॉपिक उठाया है कि क्या इसको इस तरह समझा जा सकता है कि हमारा देखने का नजरिया या इनकी इंपॉर्टेंस का कारण समझ में आए। देखिए, क्या है ये मिस्ट्री? कुल मिला के मिस्ट्री ये है कि भाई ये है क्या। कोई कहता है सांप है, कोई कहता है सर है, कोई कहता है धड़ है, कोई कहता है भ्रम है, कोई कहता है दूसरी राशि में राहु उच्च का है, कोई कहता है तीसरी में है, कोई कहता है मूल त्रिकोण 6 है, कोई कहता है 9 है। इस तरह की तमाम चीजें मुझे देखने को मिलती हैं। इतना सब होने के बाद फिर कुछ लोग बोलते हैं कि इनकी एस्पेक्ट दृष्टि होती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होती, होती है वाले कहते हैं 5 7 9 होती है, कुछ कहते हैं केवल 7 होती है, कुछ इसको शनि की दृष्टि देते हैं, कुछ केतु को मंगल की दृष्टि देते हैं। ये तमाम चीजें हम पढ़ते रहते हैं। फिर हम क्या करते हैं? हमको समझ में तो आता नहीं, तो हम क्या करते हैं? या तो हम दो चीज कर पाते हैं, या तो हम बुक चेंज कर लेते हैं या फिर हम टीचर चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा हम कर ही कह सकते हैं, है कि नहीं? अब मैं सीखूं कब? मेरा आधा टाइम तो इसमें निकल जाता है कि भाई इतने मतभेद है, तो मैं एनालिसिस पर तब पहुंचू ना जब मुझे समझ पड़े कि हो क्या रहा है। और मैं आपको इतना यकीन दिला सकता हूं कि आज मैं आपको यह जरूर समझा दूंगा कि राहु केतु एग्जैक्ट किसको बोलते हैं, है क्या, और समझ के एक्चुअली आपका नजरिया बदलने वाला है। तो अब मैं क्या करूंगा? मुझे इन दो चीजों को समझने के लिए कि भाई स्पेस में मार्स मुझे दिखता है, पता है, जुपिटर है, अस्तित्व है, किसको, कहां राहु केतु है, किसको कहते किसको है, ये है क्या? क्या इनका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है इनका, या केवल हवा है, या जैसे बताया गया है कि एक सांप का मुंह है, एक धड़ है, बकरी है, बैल है, जो भी जितनी भी कहानियां हैं, चंद्रमा के नोड्स हैं, क्या मैं इन्हीं को मानता रहूं, या मैं कुछ नहीं आ रहा समझ में तो थोड़ी सी मेहनत कर लूं, खुद समझ लूं कि भाई होता क्या है? चलिए, इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी में ले जाना पड़ेगा, मजबूरी है। अब चूंकि आपको मैं एस्ट्रोनॉमी स्पेशली इसलिए भी ले जा रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने बोल रखा है कि आपको पसंद है, आप लोग चाहते हो। चलिए, स्कूल में हम सबने पढ़ा ये छोटा सा लॉजिक। भाई ये सूर्य है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, हम सबको पता है, ठीक है ना? और ये आपका मून है, ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? इसमें राहु केतु किधर है? आते हैं, समझो, बस इसी में राहु केतु है और कहीं कुछ नहीं है। कहीं भी जाके पढ़ लेना, सीख लेना, समझ लेना, किसी साइंस की क्लास में चले जाना, समझ में आएगा कि राहु केतु होते क्या है। वो बात अलग है, हम इनको राहु और केतु बोलते हैं, गौर से समझो। एक सेकंड रुको, पेन ले लो, इसमें शायद चलेगा नहीं, ठीक। चलिए, सूर्य आपको दिख रहा है, ये जो एरिया है ये पृथ्वी की ऑर्बिट है, ठीक है? ये क्या है? पृथ्वी की ऑर्बिट है। अब मैंने यहां पृथ्वी को बीच में क्यों रखा है, इस चीज को मैं पहले एक बार और क्लियर कर देता हूं आपको। वापस चलते हैं, यहां हम दृष्टि सिद्धांत पर काम करते हैं। पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। तो पृथ्वी के सापेक्ष में सूर्य के घूमने की स्थिति को हम बोलते हैं सूर्यपथ। क्या बोलते हैं? सूर्यपथ। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, पूरा एक चैप्टर हमने क्लास लिया हुआ है सूर्यपथ का, एक्लिप्टिक क्या होता है ना? चलिए, तो इसीलिए मैंने अगले सीन में पृथ्वी को स्टेबल रखा है और एक सूर्यपथ बना दिया है। एक सेकंड, यहां पे ये आपका सूर्यपथ है, मतलब ये एक्लिप्टिक है। पृथ्वी से देखने पे सूर्य मुझे इन एंगल पे घूमता हुआ मिल रहा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? पृथ्वी पर रह के सापेक्ष में मुझे सुबह ऐसा लगता है कि सूर्य यहां से निकला और रात को यहां पर जाके डूब गया, यही होता है। तो ये हो गया दृष्ट सिद्धांत, तो इसको बोलते हैं सूर्यपथ एक्लिप्टिक। अब क्या हुआ, मुझे यह तो पता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, लेकिन
जो मून है आपका वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, और चूंकि मून पृथ्वी की ऑर्बिट से ये जो एंगल है ये 5 डिग्री ऊपर है, मतलब एक जगह ऊपर होगा और एक जगह यहां नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा। अगर ये बिल्कुल सेम प्लेन होते, अगर ये सेम प्लेन होते तो मून ऐसे घूम रहा होता। ये सेम प्लेन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई रॉकेट साइंस अभी तक। वही पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी की एक अपनी ऑर्बिट है, एक कक्षा है जिसमें पृथ्वी घूमती है, और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। बस यहां मिलता है मुझे मेरा टर्म, जिसको मैं कहता हूं राहु केतु, जिसको कहता हूं नॉर्थ नोड, साउथ नोड, जिसको कहता हूं सांप का मुंह धड़। एक ऐसी स्थिति आती है जहां ये मून घूमता हुआ, ये जो एक्लिप्टिक दिख रही है आपको, इसको काटता है, इसके टच करके निकलता है, यानी ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। समझ में आया? देखो, चूंकि मून का एंगल 5 डिग्री ऊपर है, ठीक है, तो जब ये यहां से निकलेगा तो ऊपर निकल गया, इससे इस एक्लिप्टिक से ये हिस्सा ऊपर है, तो यहां काटेगा नहीं, ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन जब यहां से नीचे जाएगा तो इसको काटता हुआ जाएगा, यहां पे सूर्य के जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा मैं दिखा रहा हूं, यहां पे इस लाइन के एक्लिप्टिक के नीचे रहेगा, और जब ये घूम के वापस आएगा तो यहां फिर काटेगा। इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा घूमते समय सूर्य पथ को दो जगह काटता है, एक ये और एक ये, और ये डायरेक्शन बिल्कुल 180 डिग्री के होते हैं। इस ऊपर वाले हिस्से को आप कहते हो नॉर्थ नोड यानी कि राहु, और नीचे वाले को कहते हो साउथ नोड यानी कि केतु। अब समझ में आया चंद्रमा के नोड्स क्यों कहा जाता है इनको? पहली चीज, अब क्या मुझे क्लियर है क्या ये कोई ग्रह है? कितना मिनट लगता है समझने में राहु केतु को? भाई ये केवल एक पॉइंट है स्पेस में। मून एक्लिप्टिक को, सूर्य पथ को जहां काटता है वो दो पॉइंट है राहु केतु, ये एक दूसरे से 180 डिग्री डिस्टेंस डायरेक्शन में रहते हैं। खत्म सीन, सारी कहानी राहु केतु की। तो अब मुझे बताओ, अगर ये महज एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है बस, तो इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? और क्या इसकी दृष्टि होगी? क्या ये किसी को एक्सपेक्ट कर पाएगा? क्या क्या कहानियां हैं, राहु जिसके साथ होगा उसके रिजल्ट देगा। भाई ये तो पॉइंट है, ये किसके साथ होगा? क्वेश्चन बनता है ना, जाहिर सी बात है। अभी आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। चलिए, तो मुझे अभी तक तो ये समझ में आ गया कि भाई राहु केतु क्या है, केवल एक मैथमेटिकल गणित के पॉइंट हैं, स्पेस में एक डिग्री है जगह पे, बस बात खत्म। चलिए, तो महत्व क्यों दिया गया इसको समझते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, महत्व दिया गया है और दिया जाना भी चाहिए, लेकिन ये ना ग्रह है ना भ्रम है। राहु भ्रम नहीं है, भ्रम में तो हम है। प्रॉब्लम ये है हमारी कि हमको आज तक पता नहीं है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, राहु केतु होता क्या है। समझ में आ गया क्या है? ना वास्तविक है ना अवास्तविक है, ना भ्रम है, कुछ नहीं है। अब गौर से समझना जो मैं बोलने वाला। पृथ्वी पे आप हो, आप पृथ्वी पे हो जो अपनी धुरी पे लगभग लगभग 1650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमे जा रही है गोल गोल। पता चलता है? नहीं, 1650 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तक तो ठीक है, अभी तक तो फिर भी ठीक है। ये तो हुई बात यहां की। अब ये पृथ्वी ना केवल अपनी धुरी पे घूमती है बल्कि सूर्य पथ पे, यानी कि जो इसका सूर्य की परिक्रमा लगाने का, चक्कर लगाने का, ऑर्बिट करने का पाथ है, उस पे ये पृथ्वी 1,07,208 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। 1,07,208 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? कोई चीज जिस पे आप बैठे हो पृथ्वी पे, वो 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागे जा रही है, भागे जा रही है। कहीं समझ में आता है? सोचते हैं हम कभी इस बारे में कि भाई अगर मैं आज यहां हूं तो 6 महीने बाद मैं यहां होऊंगा, मैं अपनी पुरानी जगह से कम 40 करोड़ किलोमीटर चल चुका हूं, और मुझे लगता है कि मैं हमेशा वहीं की वहीं हूं। क्यों? घर से निकल के मुझे वही बिल्डिंग दिखती हैं, वही गाड़ियां दिखती हैं, वही सड़कें दिखती हैं। पर वास्तविकता यह है कि हर 6 महीने में मैं लगभग 40-42 करोड़ किलोमीटर दूर चला जाता हूं, मतलब मैं स्पेस में किसी और कोने में था। और एक साल में लगभग लगभग 90 करोड़ किलोमीटर घूम के आ जाता हूं मैं।
एस्ट्रोनॉमी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाते हैं, बस थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। चलिए, तो अब पॉइंट क्या आया, यहां तक तो ठीक है कि भाई ये गोल गोल घूम रही है 1650 की स्पीड से, उसके बाद ये 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस सूर्य पथ पे भागी जा रही है, सूर्य की चक्कर लगा रही है। अब क्या, ये दोनों ठीक है, चंद्रमा अलग लगा पड़ा है, वो अलग घूमे जा रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है। 3850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा भागा जा रहा है। मैं स्पीड क्यों बता रहा हूं, जान करके बता रहा हूं, समझ में आएगा अभी। 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी घूम रही है। चलिए, सूर्य ने सारे ग्रहों को अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से बांध के रखा हुआ, ये सब जानते हैं। यानी ये पूरी जितना एरिया है, जितने में सब प्लैनेट बंधे हुए हैं सूर्य के साथ में, इस सब में सूर्य की वाइब्रेशन, सूर्य की एनर्जी या सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स है, एनर्जी है, भरी पड़ी है, ठीक है। चलिए, इस एनर्जी में एक पटरी मिल गई है पृथ्वी को, पृथ्वी उस पटरी पे तेजी से भाग रही है 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से, यानी ये एनर्जी, ऊर्जा का क्षेत्र है पृथ्वी का। जब कोई चीज राउंड राउंड घूमती है 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो वो पूरा सर्कल में बहुत बड़ी एनर्जी फ्लो होती है, ऊर्जा फ्लो होगी, बिल्कुल होगी। आप एक डोरी से बांध लो एक पत्थर को और उसको गोल गोल स्पीड से घुमाओ, तो वो जो चारों तरफ का सर्कल है उसके अंदर बहुत एनर्जी फ्लो होगी, वाइब्रेशन होगा, ठीक है। ऐसे केस में ये मून आता है और ये उस जगह को एग्जैक्ट काटता है, उस एक्लिप्टिक को काटता है, पृथ्वी के घूमने की जो राउंड है, पटरियां हैं, रोड है, उसको ये 3850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां से टकराता है। उस एनर्जी, दो एनर्जी ऑलरेडी है पूरे स्पेस में, सूर्य की एनर्जी भरी पड़ी है, फिर वो पटरी पे पृथ्वी की एनर्जी से मिक्स हो रही है, फिर ये मून एक बुलेट की तरह आता है और 3850 की स्पीड से बुलेट की तरह चीर के निकल जाता है। क्या होगा, एक एनर्जी सोर्स में से एक गोला आता है 3850 की स्पीड से, इसको क्रॉस करके निकलेगा, क्या होगा, मेरे लिए है डिस्टरबेंस होगा, प्रभाव होगा, एनर्जी में डिसबैलेंस होगा, और मेरे लिए राहु केतु केवल और केवल आपकी लाइफ के डिस्टरबेंस हैं, तकनीकी खराबी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं समझा भी दूंगा और आपको चार्ट भी दिखाऊंगा बहुत अच्छे। अभी क्या है ये, तकनीकी खराबी, डिस्टरबेंस है और कुछ नहीं है। यहां पे आपका जन्म हुआ तो ये डिस्टरबेंस के पॉइंट कहां कहां थे, बस ये है, पूरा सार इतना है। ना ये ग्रह है, ना सांप है, ना बिच्छू है, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ होता, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक्सॉल्टेड साइन, डेबिलिटेशन के साइन के फर्क जो हम पढ़ते हैं वो क्या काम करते हैं, प्रैक्टिकल चार्ट में दिखाऊंगा। राहु केतु क्लियर है, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, मून एक्लिप्टिक को काट देता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास है और पृथ्वी की एक्लिप्टिक को बहुत फोर्स के साथ क्रॉस करता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन होता है। बदलाव तब होते हैं जब डिस्टरबेंस होता है। एग्जाम्पल बता देता हूं आपको, गिटार सितार शांति से रखे होंगे, कुछ नहीं होगा, आप जाके जब उनके तारों को छेड़ोगे, डिस्टर्ब करोगे, तो साउंड पैदा होगा। अब वो साउंड एक मेलोडी हो सकती है, एक अच्छी ध्वनि हो सकती है, या एक कर्कश आवाज भी निकल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर डिस्टरबेंस, कि आपने डिस्टरबेंस किस तरह का क्रिएट किया है। एक और एग्जांपल, पृथ्वी पर मैं हूं, आज मैंने फसल लगाई, बारिश का मौसम है, बारिश हो गई, मैं खुश हो गया। बारिश क्या है, एक डिस्टरबेंस है। बदलाव होना मतलब डिस्टर्ब होना, चीजें जो नहीं हो रही थी वो होना। मैंने फसल लगा ली, बढ़िया, काटने का टाइम आया, पृथ्वी यहां आ गई घूम फिर के, यहां बारिश नहीं होनी चाहिए थी लेकिन डिस्टरबेंस हो गया, बारिश हो गई, मेरी फसल खराब हो गई, काटने का टाइम था। क्या हुआ, एक डिस्टरबेंस तो मैं खुश हूं कि बारिश चाहिए थी, एक जगह डिस्टरबेंस की वजह से मैं परेशान हूं। इसीलिए ये डिस्टरबेंस, राहु केतु के नाम के जो दो डिस्टरबेंस हैं, ये आपकी लाइफ में अच्छा करेंगे, खराब करेंगे, बस इतना सा ही पॉइंट है, ठीक है। तकनीकी खराबी की वजह से एक लॉजिक और है, वो और समझ लो, जो हम यूजुअली यूज करते हैं। एक आगे स्पेस है क्या, चलो इस पर बता दो। देखिए, हम लोग इसका जो कैलकुलेशन है, सॉरी चलिए एक सेकेंड, हाँ, हम लोगों को कुछ चीजें बताई जाती हैं, हमने पढ़ा है, हम पढ़ते हैं ना कि राहु या केतु आते समय, गौर से समझना,
आते समय अगर आपको सडन गेन देके जाते हैं, ये हम सबने पढ़ा है, तो इनकी पीरियड खत्म होते होते ये वापस लेके जाते हैं, और ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है। ये प्लानेट आते आते, मैं प्लानेट बोल रहा हूं क्योंकि आम भाषा में हम इनको ग्रह बोल देते हैं, ठीक है, आते आते कुछ अच्छा लाते हैं तो वापस ले जाते हैं, और आते समय कुछ लाइफ में खराब करते हैं तो जाते जाते बैलेंस कर जाते हैं। क्या रीजन है? कभी सोचा है, जब इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं तो कुछ लॉजिक होना चाहिए। अब समझो, अगर डिस्टरबेंस की वजह से, तकनीकी खराबी की वजह से मुझे कुछ गलती से मिल गया, तो जब वो तकनीकी खराबी सुधर जाएगी तो क्या वापस वैसा की वैसा नहीं हो जाएगा? मैं इसीलिए स्पेशल वर्ड इनके लिए डिस्टरबेंस यूज करता हूं या तकनीकी खराबी यूज करता हूं, क्योंकि अगर मुझे सडन मिला, सडन का मतलब भाई मैं कॉलेज में हूं, मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट आ गया, उस समय अगर राहु की दशा आ गई, मेरा प्लेसमेंट हो गया, तो मेरे लिए सडन नहीं है, ऑलरेडी वो सीक्वेंस चल रहा है। लेकिन मैं कहूं कि 2010 तक तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं था, उसके बाद से सडन चेंज आ गए, बहुत कुछ मिल गया, ये है सडन डिस्टरबेंस। स्मूथ और डिस्टरबेंस में ये फर्क है, स्मूथ वैसे चलता रहता है, थोड़ा सा बॉबलिंग होता है, सडन ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे गिरता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये प्लानेट आते हैं जाते हैं, देगा तो वापस ले जाएगा। क्या कारण है इसका? सिंपल सा कारण है भाई, आपको जो मिला तकनीकी खराबी से मिल गया, चीज डिस्टर्ब होने की वजह से मिल गया। फॉर एन एग्जाम्पल, हम सभी लोग सिम यूज करते हैं, मान लीजिए कंपनी के जो डेटा काउंटिंग सॉफ्टवेयर या जो भी चीजें रहती हैं, उसमें अगर एक दिन कम काउंट हो जाए तो आपको एक दिन का फायदा मिल जाएगा, आपको 30 दिन की जगह आपका 31 दिन का वैलिडिटी हो जाएगा, फायदा हो गया डिस्टर्बेंस की वजह से। वहीं इसने उल्टा काउंट कर दिया, -1 कर दिया, तो आपको केवल 29 दिन बाद मैसेज आ जाएगा कि आपका पैक खत्म हो गया। तो डिस्टर्बेंस से फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन कंपनी जब डिस्टर्बेंस को खत्म कर देगी तो क्या होगा? 30 ही मिलेगा। जो 31 मिल गया था उसको कंपनी वापस ले लेगी, जो 29 था उसको कंपनी आपको 30 करके वापस दे देगी। इसका मतलब ये बात अब लॉजिक लगता है। अगर मैं किसी प्लानिंग के बारे में ऐसे ही हवा में कहूं कि आएगा तो सडन गेन दे देगा और जाते समय सब ले जाएगा, माइनस कर देगा, इधर प्लस करेगा, तो ये लॉजिकल नहीं लगता। लेकिन जब मैं इनको समझता हूं कि बेसिकली ये पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस है, और जब डिस्टर्बेंस होता है स्पेस में तो कुछ आएगा या कुछ जाएगा, ठीक है। हर लाइफ के मूवमेंट डिस्टर्बेंस के हिसाब से ही चलते हैं। सारी चीजें आपकी लाइफ की, बदलाव, मौसम, सीजन, ये सब डिस्टर्बेंस है। पृथ्वी के घूमने की वजह से डिस्टर्बेंस आता है। आज यहाँ है गर्मी है, इधर सर्दी है, उधर बारिश है, क्यों है डिस्टर्बेंस? घूमने की वजह से, बदलाव की वजह से। और यही मून के घूमने की वजह से जो यहां पे एनर्जी पे हिट पड़ता है, उसको हम कह देते हैं कि ये राहु केतु है या दो नॉर्थ नोड्स हैं। सिंपल। अब उच्च के हैं, नीच के हैं, क्या करते हैं, इन चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, आपका राहु का पीरियड आया, ठीक है, आपको 20 करोड़ रुपए मिल गए। अब लेकिन आपने पढ़ रखा है, आपको समझदार, कि ये मुझे सडन मिला है, मतलब स्मूथ नहीं मिला, ये सडन मिला, स्पिरिट पीरियड में मिला है, तो मुझे पता है ये खत्म होते होते ले जाएगा, तो मैं क्या करूं? तो अपन किसी को क्या करते हैं, अपन एक बहुत अच्छी एडवाइस दे देते हैं नेटिव को कि भाई एक काम करो, 20 में से 5 तो तुम खर्च कर ही दोगे जब सडन आया है, तो 5 अपने पास रख लो, 10 एक काम करो अपनी वाइफ के नाम कर दो, तो राहु जाएगा तो तुम्हारे 5 ले जाएगा, अपने पास 10 तो बचेंगे, उसका भी काम हो जाएगा, भाई कुछ तो लेके जाएगा, है ना। ये समझदारी वाला ऑप्शन है। अपन ऐसा किसी को करवा देंगे तो क्या होगा, अगले के 5 तो जाएंगे ही, उसकी जो वाइफ है ना वो भी छोड़ के चली जाएगी 10 लेके, क्योंकि राहु है, लेके तो जाना है। और वीनस में इतनी कैपेसिटी या इतनी पावर नहीं है कि राहु के रिटर्न या केतु के रिटर्न इन्फ्लुएंस को रोक पाए। अब फिर से एस्ट्रोलॉजी पे आ गया कि ये तो किताबों में लिखा है कि कौन इसको कंट्रोल कर सकता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा है कि वीनस मरकरी ये नहीं कर सकते। देखिए, तो जब मुझे ये समझ में आता है कि ये यहां पे एक पॉइंट पे बने डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस मतलब एनर्जी का वाइब्रेशन है, तो ऐसे प्लानेट जिनके पास पावर बहुत ज्यादा है, और जैसे फॉर एन एग्जांपल ये पृथ्वी है आपकी, मरकरी यहां है, वीनस अंदर है, जुपिटर और सैटर्न
बहुत बड़े प्लैनेट हैं सौरमंडल के, और ये दूर हैं, तो इनकी इन्फ्लुएंस बड़ा होगा, ज्यादा जगह पे जाएगा, ये बहुत बड़ा एरिया कवर करेंगे। लेकिन दूर है उसकी कमी इनका साइज पूरा कर देता है कि इतने बड़े प्लैनेट है कि इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। यानी कि एक तो प्लैनेट दूर है, पृथ्वी से ऊपर है, अपवर्ड में है, यानी कि ये जो परिधियां हैं सूर्य की, यहां पे आपका आएगा। यहां पे अगर जुपिटर है तो यहां पे सैटर्न आएगा, लास्ट में आता, ठीक है। इसलिए ये जो डिस्टर्बेंस है वाइब्रेशन के, उनको केवल एक ही तरह की एनर्जी रोक सकती है, कंट्रोल कर सकती है, बैलेंस कर सकती है, जो इस पूरी एनर्जी को अपनी इंफ्लुएंस दे सकता हो। और वो जुपिटर और सैटर्न कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े ग्रह हैं, इनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा होती हैं और इनका फैलाव, विस्तार बहुत बड़ा होता है। जब हम एस्पेक्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको इसमें क्लियर समझाऊंगा कि कैसे होती हैं, कैसे काम करती हैं। यकीन मानिए हमको यह भी नहीं पता कि एस्पेक्ट, दृष्टियां क्या होती हैं। पूरी जिंदगी निकल जाती, 20-20 साल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं पूछ रहा एस्पेक्ट होता क्या है, आता कहां से है, नहीं पता हमको, प्रैक्टिकली नहीं पता। हम कोशिश करते भी नहीं है ना, किताब में मिल गया, पढ़ लिया, हमारा काम हो गया। अगला अगला मैं आपको यही करूंगा, अगले सेशन में यही देखने वाले हैं कि एस्पेक्ट कहां से आती है, क्या है एस्पेक्ट, करती क्या है। चलिए, ये समझ में आ गया कि क्या करना है कि भाई इस राहु के इन्फ्लुएंस को दो चीजें रोक सकती है, सैटर्न रोक सकता है, जुपिटर रोक सकता है। अपनी लाइफ में देख लो कौन पर्सन आपके लिए सैटर्न का रिप्रेजेंट करता है, कौन पर्सन आपके लिए जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। ये दो ही लोग हैं जो बैलेंस कर सकते हैं, इस एनर्जी को जाते हुए लॉस को रोकने की क्षमता रखते हैं। कैसे रोकेंगे? सैटर्न क्रूर ग्रह है, इसका मतलब क्या है? जुपिटर समझाएगा, जुपिटर रोकेगा, तो गुरु का काम करेगा, आपको अच्छी एडवाइस देगा, स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए कि आप ऐसा कर लो, या आपसे ऐसा करवा लेगा। सैटर्न आपसे बहुत परिश्रम करवाएगा रोकने के लिए। ये दोनों, जुपिटर डांट के नहीं समझाएगा, प्यार से समझा देगा आपसे जो करवाना होगा। सैटर्न का सहारा लोगे तो सैटर्न आपसे बहुत फिजिकल मेहनत करवाएगा आपका पैसा लॉस बचाने के लिए। दोनों में आपको क्या चुनाव करना है ये अपने हिसाब से कर लो, अपनी चार्ट में देख के। इस पे आ जाएंगे बाद में, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा कि हम मेन पॉइंट है राहु केतु क्या होते हैं, एनर्जीज क्या है, इसकी दृष्टि होगी नहीं होगी। अब मुझे बताओ, यहां एक पॉइंट है, मैंने कह दिया कि राहु जिस प्लैनेट के साथ होगा उसके साथ काम करेगा, उसकी तरह काम करेगा। क्या सच ये नहीं है कि ये जगह वो है जहां एनर्जी डिस्टर्ब है, बैलेंस खराब है। अगर यहां जुपिटर है तो जुपिटर की एनर्जी डिस्टर्ब होगी, तो बेसिकली जुपिटर के फंक्शन इस तरह के होंगे या राहु के होंगे? राहु तो कुछ है ही नहीं, वो तो पॉइंट है, एनर्जी का डिसबैलेंस है, डिस्टर्बेंस है। लॉजिक है। यानी कि राहु जुपिटर की तरह काम नहीं करेगा। जुपिटर की एनर्जी इस जगह पे आके राहु के साथ आने का मतलब है इस पॉइंट पे आ जाना जहां मून ने एक ऐसा डिस्टर्बेंस का एरिया क्रिएट किया है, वाइब्रेशन एनर्जी गड़बड़ा गई है, वहां अपने जुपिटर को बिठा दिया, पहुंच गया वहां, तो इसकी एनर्जी भी डिसबैलेंस होगी। अब वो डिसबैलेंस हो सकता है आपके फेवर में आ जाए, या हो सकता है आपके अगेंस्ट में चली जाए, उसको भी हम एनालिसिस करेंगे इस चीज में, लेकिन आज वो नहीं कर रहे हैं। अभी दूसरे चार्ट दिखाऊंगा मैं आपको, तो एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन साइन के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में आइडिया होगा। चलिए गौर से देखिएगा चार्ट, मेरा एक डिस्क्लेमर है जो अभी दे दूंगा, ठीक है। पहला चार्ट आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी का चार्ट है। मैं केवल इस चार्ट में आपको सारे चार्ट में राहु केतु की पोजीशन दिखाना चाहता हूं और कुछ नहीं। छठवें घर में बैठा है केतु, नीच राशि में बैठा है, और 12वें घर में बैठा है राहु, नीच राशि में बैठा है। राहु केतु मोक्ष का कारण, केतु मोक्ष का कारण होता है, इधर केतु छठवें में है, 12वां घर मोक्ष का कारण होता है, राहु अटैचमेंट का कारक है। भाई राहु बैठा है 12वें घर में डेबिलिटेशन में, केतु बैठा है 6 में, 6-12 का कॉम्बिनेशन है। चार्ट है स्वामी विवेकानंद का। अगले चार्ट में आ जाते हैं, महर्षि महेश योगी जी का चार्ट है, ठीक है। यहां केतु 6 में बैठा है, राहु बैठा है 12वें में, राहु वहां उच्च राशि में है, केतु यहां नीच राशि में है, 6-12 का कॉम्बिनेशन है, महर्षि महेश योगी का चार्ट है। दोनों ही एक ही फील्ड से हैं लगभग, कि जहां सोशल वर्क, अपने खुद के लिए कुछ ना करना, समाज के लिए करना, सोशल रिफॉर्मर बन के निकलना। अब मोक्ष का कारण, इस सब का कारण तो केतु है 12वें घर का, यहां तो राहु 12वें घर में है, एक में नीच राशि का है, एक में उच्च राशि का, यानी इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि राशियां कौन सी है, हाउस से फर्क पड़ रहा है। मेरा डिस्क्लेमर है, जितने भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा ये मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं आपको ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि 6-12 में बैठे राहु केतु अगर ये कॉम्बिनेशन में है तो आपको सोशल रिफॉर्मर बना देंगे, 5-11 में तो स्टेटस दिला देंगे, ठीक है, और 2-8 में तो आपको साइंटिस्ट बना देंगे। डिस्क्लेमर है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ठीक है। चलिए और चार्ट देखिए,
सेम चार्ट, पहला चार्ट है रतन टाटा जी का, केतु नीच राशि में बैठा है 6 में, 8 में, 12वें घर में, 8वीं राशि, राहु नीच राशि में बैठा है। दूसरा चार्ट है बिल गेट्स का, राहु 6वें घर में नीच राशि में है, केतु 12वें घर में नीच राशि में है। ठीक है, ये दोनों वो इंसान हैं जिन्होंने अच्छी वेल्थ बनाई और अपना आधे से ज्यादा वेल्थ दान में लगा दी, सोशल कॉज में लगा दी। पिछले 2 चार्ट दिखाए, वहां भी 6-12 कॉम्बिनेशन है, ये भी 6-12 कॉम्बिनेशन है। वो लोग पूरी तरह से सोशल वर्कर के रूप में ही उन्होंने अपनी लिटरेचर और इन सब में अपना काम किया। ये 2 वो लोग हैं जिन्होंने, जिनका नाम माना जाता है, बिल गेट्स तो खैर बहुत रईस लोगों में गिनती इनकी होती है, इन लोगों ने अपनी आधी संपत्ति दान कर दी है। 6-12 का कॉम्बिनेशन है। कोई फर्क पड़ रहा है नीच है उच्च है? मुझे बताओ जरा इन 4 चार्ट में। तो भाई अच्छा है नीच का हो, मैं तो ये बोलता हूं। राहु 6वें घर में नीच राशि का है, अच्छी बात है। कहां फर्क पड़ रहा है कि कोई नीच राशि का है उच्च राशि का है? मैं बस आपको केवल राहु केतु की पोजीशन लेके दिखा रहा हूं, बाकी एनालिसिस नहीं कर रहा। आगे आ जाते हैं और चार्ट देख लेते हैं। पहला चार्ट है इंदिरा गांधी जी का, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू जी का, दोनों ही प्राइम मिनिस्टर। चलिए, हाँ, इन दोनों चार्ट में एक चीज खास है, मैं आपको कभी नहीं बोलता कि मेरी बात पे यकीन करो, मैं कहता हूं कि ट्राई करो, चेक करो, अच्छा लगे तो करना, केवल इस बात पे कहता हूं, ये पहली और आखिरी बार, राहु केतु की स्टडी भाव चलित में देख लेना। किसी प्लैनेट को देखो नहीं देखो आपकी मर्जी, भाव चलित में राहु केतु देखना ही देखना है, और ट्राई कर लेना तब मान लेना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए ग्रह नहीं है कि बड़ा साइज है तो इधर से एनर्जी आ जाएगी उधर से एनर्जी आ जाएगी। ये स्पेस में एक पॉइंट है जहां चंद्रमा ने सूर्य के एक्लिप्टिक को काटा है। तो ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है मेरे चार्ट में, वो डिग्री कहां पे है? अगर वो 18 डिग्री है तो भाई किस जगह है? मुझे पता है मेष राशि में है, लेकिन 18 डिग्री तो मेरे भाव में एग्जैक्ट कहां है? हो सकता है मुझे दिख तो यहां रही हो, लेकिन भाव के हिसाब से वो डिग्री यहां पड़ रही हो। तो राहु केतु के केस में स्पेशली डिग्री चेक कर लेना। इन दोनों चार्ट में एक खासियत है, ये दोनों चार्ट में अगर भाव चलित करोगे, राहु केतु का कनेक्शन 5-11 का हो जाता है। ऐसा करने से राशियां चेंज नहीं होंगी, राशियां प्लैनेट की नहीं बदलती हैं, आपके भाव में इंफ्लुएंस बदलता है। ठीक है, इन दोनों चार्ट में 5-11 का कॉम्बिनेशन है, दोनों चार्ट में राहु केतु बदल जाते हैं। एक है इंदिरा गांधी जी का और एक है जवाहरलाल नेहरू जी का, फादर डॉटर, दोनों प्रधानमंत्री। ठीक है, तो मैं इसको 5-11 का कनेक्शन लेके चल रहा हूं, लेकिन मेरा दिखाने का मतलब यह है कि यहां केतु नीच राशि में, नीच राशि में, यहां राहु एग्जॉल्टेड है, बिल्कुल अपोजिट कॉम्बिनेशन, लेकिन चीजें मिलती हैं सेम। ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है उच्च का है नीच का है? और ये कनेक्शन है 5-11 का। नरेंद्र मोदी जी का चार्ट उठा लेना, राहु केतु 5 और 11 में मिलेंगे आपको। फिर से डिस्क्लेमर, मेरा कहने का ये कोई मतलब नहीं है कि 5-11 में बैठे राहु केतु आदमी को प्रतिष्ठा, सम्मान और गेन दिला देंगे, 5 और 11 का रिलेशन बना के देंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा। ठीक है, डिस्क्लेमर है। चलिए अगले चार्ट देखते हैं। ये चार्ट है पहला रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, नोबेल प्राइज साहित्य, लैंग्वेज, ठीक है, और राइटिंग वर्क्स और इस सब तरह की चीजों का। राहु नीच राशि में 10वें हाउस में, अकेला राहु है यहां पे, 10वें घर में राहु बैठा है नीच राशि में, डेबिलिटेशन में। ठीक है, नोबेल प्राइज मिलता है, साहित्य में बहुत बड़ा नाम है इनका, पोइट है, बहुत कुछ है। अगला चार्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हम भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। यहां बोलते हैं मूल त्रिकोण साइन है, कुछ लोग बोलते हैं 6 नंबर। यहां राहु अकेला 10वें घर में बैठा हुआ है, ये प्रेसिडेंट है, रह चुके हैं। ठीक है, मूल त्रिकोण में है या नीच राशि में है, अभी तक कोई कुछ फर्क पड़ रहा है इनके उच्च या नीच राशि में होने से? और मैंने 10वां घर जानबूझ के एग्जांपल में लिया है ताकि अभी तक तो के चार्ट में 10वें घर से राहु का संबंध नहीं था, तो कर्म क्षेत्र से हम उसको अलाइन नहीं कर पा रहे थे। यहां तो है, यहां तो क्लियर दिखता है कि राहु दोनों अकेले ही है 10वें घर में। फिर भी नीच में बैठा राहु ने क्या ऐसा बिगाड़ लिया? ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये जो मैं आपको जो चार्ट दिखा रहा हूं ग्रुप वाले, ये इसलिए मेरे पास अवेलेबल है कि हम राहु केतु की पोजीशनिंग पे कुछ काम कर रहे हैं, ना केवल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम इनको राहु केतु बोलते हैं, वेस्टर्न में राहु केतु नहीं होते, नोट्स होते हैं। इसके अलावा कई तरह के एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं, बहुत पुराने प्राचीन, उनको पढ़ने के बाद हमें लगा कि राहु केतु के लिए कुछ अलग तरीके से भी विचार किया जा सकता है, तो उस पर काम चल रहा है और ऑलमोस्ट कुछ टाइम में हो जाएगा, आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने ऐसे चार्ट कंबाइन किए हैं, जैसे महात्मा गांधी जी का चार्ट आप देखेंगे तो
कर्क का राहु 10वें घर में बैठा है। ऐसे और भी लोगों के देखेंगे जिसमें कर्क का राहु है, तो उनके नेचर, इन्फ्लुएंस, फ्रीडम फाइटर, इस तरह की चीजें निकल के आना, इस तरह की कई चीजें आपको वहां पे मिलती जुलती दिखेंगी। अभी वर्क पूरा हो जाए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसलिए मैं आज बोल रहा हूं कि डिस्क्लेमर है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा, क्योंकि ये वर्क पूरा हो जाने दीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, और भी चार्ट है। ये अच्छा, सॉरी, पहला चार्ट है ये, इसमें थोड़ा सा करेक्शन अच्छा किया नहीं है, देख लीजिए। ये चार्ट में शायद डालना भूल गए हैं, मैं बता देता हूं ये चार्ट इनको यहां क्या डालना था। पहला चार्ट जो, चलो दूसरा चार्ट करेक्ट है, बना हुआ है, उसको बात कर लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स के पहले बहुत बड़े नाम रहे हैं, फिर इन्वेंशन की, खोज की, डिस्कवरी की। मैं ये नहीं कह रहा कि 8वें घर में राहु होगा तो साइंटिस्ट बना देगा, रिसर्च देगा। ये चार्ट जो पहला देख रहे हैं इधर वाला, ये एक्चुअली ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, आप सब जानते हो उन्होंने क्या खोज की थी, उनका भी सेम कॉम्बिनेशन है, राहु उनका यहां पे है, ठीक है। और साइन है उनका 6 नंबर साइन है यहां पे। ये चार्ट शायद मेरे ख्याल से अपडेट करना भूल गए हैं यहां पे, है ना। 6 नंबर साइन है, और केतु यहां पे सेकंड हाउस में है। 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है, ये भी एक साइंटिस्ट है, लेकिन इसको दिखाने का मतलब ये नहीं है कि 8वें घर में बैठा राहु आपको रिसर्च या साइंटिस्ट बना देगा। बस एक कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूं कि क्या वास्तव में साइंस से कोई फर्क पड़ रहा है, उच्च और नीच से कोई फर्क पड़ रहा है राहु केतु के बिहेवियर में, ऑब्जर्वेशन में। इनको एनालिसिस का तरीका मैं बिल्कुल, इस बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, एक सेपरेट एक और सेशन में आपका लूंगा, जहां मैं आज इसलिए नहीं ले रहा, इसको गैप के बाद लूंगा, क्योंकि एक बार बस हमारा बहुत जल्दी वो काम पूरा होने वाला है। तो इनकी एग्जैक्ट स्थिति की बेसिकली क्या मैं राहु केतु को किसी और एंगल से देख सकता हूं। देखो, एक चीज तो मुझे समझ में आ गया कि ये ग्रह नहीं है, क्या है ये, महज एक मैथमेटिकल पॉइंट है जो एक एनर्जी को डिस्टर्ब किए हुए बैठे हैं। तो अब जब मैं इसको समझूंगा तो क्या मैं कहूंगा कि भाई यहां बैठा राहु यहां पे एस्पेक्ट डालेगा, दृष्टि डालेगा। मैथमेटिकल पॉइंट जिसका नाम मास है, मास मतलब वो बॉडी वाला मास नहीं, MASS, मतलब जिसमें घनत्व नहीं है, ठोस नहीं है, जिसमें कुछ है ही नहीं, वो क्या दृष्टि डालेगा। फिर क्यों मेंशन की गई है, कोई बोलता है 5 7 9 है, कोई बोलता है केवल 9 है, या कोई बोलता है सॉरी 7 है, या कोई बोलता है कि इसको सैटर्न की दृष्टि दी गई है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी आपको आई होप कि आपको अब ये पता है कि यार राहु केतु होता क्या है। तो इसके आगे क्या मैं थोड़ी सी मेहनत कर सकता हूं, समझ पाऊंगा चीजों को। क्लियर है अभी तक। हां, इसका सेकंड वाला फेज जो है मैं थोड़े दिन बाद आपको इसमें लेके आ जाऊंगा, बता दूंगा। अभी कल हम लोग जो करेंगे, मैं आपको एस्पेक्ट बताऊंगा, और जब मैं आपको बताऊंगा कि एस्पेक्ट होती क्या है, बेसिकली दृष्टि क्या होती है, कैसे काम करती है, आती कहां से, तो आपको क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि क्या राहु केतु की एस्पेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। बहुत क्लैरिटी के साथ मिल जाएगा। क्लियर है। हाँ, इसके क्वेश्चन बता दीजिए।